जैसा कि आप सब जानते हैं मित्रों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त 3 देशों की एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा पर है। उनकी हर विदेशी यात्रा ने भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया है और कुछ ऐसी अप्रत्याशित उपलब्धियां इस यात्रा से भी जुड़ी हैं जिस पर उचित ध्यान आकर्षण जरूरी है। भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर सबसे बड़ा डील साइन हुआ है, जिसमें भारत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इंडोनेशिया को सप्लाई करने वाला है। इसकी कुल कीमत $630 बिलियन अपेक्षित है, जो कि इंडियन करेंसी में, भारतीय करेंसी में लगभग 5400 करोड़ रुपीस होगी। फिलीपींस और वियतनाम के बाद ये तीसरा देश है इंडोनेशिया जिसके संग भारत की अपनी जो है ब्रह्मोस की डील हुई है। जो मेक इन इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो मेक इन इंडिया की मुहिम पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की रही है, वो इसको एक तरह से प्रमाणित भी करता है और भारत का जो वर्चस्व डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में है, मेरे ख्याल से ये उसका एक मैनिफेस्टेशन है। आने वाले समय में कई और देशों के साथ इसी तरह की डील अपेक्षित है। दूसरा बड़ा डील क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में, जब विकसित भारत की यात्रा में बड़े पैमाने पर भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में काम कर रहा है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग में अप्रत्याशित स्टेप्स लिए गए हैं, अप्रत्याशित कदम उठाए गए हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि केवल पिछले 2 वर्षों में लगभग 25 देशों के साथ भारत ने क्रिटिकल मिनरल डील स्थापित किए हैं। इंडोनेशिया विशेष रूप से निकल के उत्पादन में इंडोनेशिया की महारत है, इंडोनेशिया से डील साइन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की रेयर अर्थ्स में महारत है, ऑस्ट्रेलिया से डील साइन हुआ है। ये सारे डील जो हैं वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, ईवी मैन्युफैक्चरिंग में, रिन्यूएबल एनर्जी में जो भारत के लक्ष्य है 2047 में, उसको और बुलंद करते हैं। तीसरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, सबांग पोर्ट जो कि एचे प्रोविंस में है इंडोनेशिया में और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के बहुत करीब है। सबांग पोर्ट को संयुक्त रूप से भारत और इंडोनेशिया डेवलप करेगा। ये इसलिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के जरिए 30% ग्लोबल सी ट्रेड होता है और इस डेवलपमेंट को एचे पोर्ट का जो जॉइंट डेवलपमेंट की जो एक अग्रीमेंट हुआ है, उसको अगर आप ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से जोड़कर देखें तो इंडो पैसिफिक में भारत के बढ़ते वर्चस्व का ये एक सबसे जीता जागता प्रमाण है। एक नया सप्लाई चेन जो पूरे इंडो पैसिफिक में प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में भारत ने क्रिएट किया है, ये उसको प्रमाणित करता है। चौथी बड़ी उपलब्धि, ऑस्ट्रेलिया के संग आज एक न्यूक्लियर एनर्जी अग्रीमेंट हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम सप्लाई करेगा भारत को। जैसा कि आपको पता है कि क्लीन एनर्जी की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने तय किया है कि 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी भारत में उत्पादित होगी और उस दिशा में पिछले दिसंबर में एक बड़ा लेजिस्लेशन भी आया था, शांति बिल के नाम से जिसको जाना जाता है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन का प्रोविजन था इस सेक्टर में। आज ऑस्ट्रेलिया के साथ इस समझौते के बाद जो भारत का लक्ष्य है न्यूक्लियर एनर्जी, 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी भारत में उत्पादित होने का, वो और प्रशस्त होता है, उसको और बुलंदी प्राप्त होती है। जैसा कि आपको पता है, इंडोनेशिया ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था 2 दिन पहले। 35 सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त हो चुके हैं। एक तरफ मैंने आपको विकास से संबंधित समझौते गिनाए, लेकिन विदेशी दौरे पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की विरासत, सांस्कृतिक विरासत, सभ्यतागत विरासत को और बुलंद करने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और इसी दिशा में, जैसा कि आपको पता है, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने
9th सेंचुरी 9वीं शताब्दी में बना परम्बन मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। यह एक अद्भुत त्रिमूर्ति है जहां ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा एक स्थान पर होती है। और गौरतलब है कि इंडोनेशिया, जहां की जो कि एक मुस्लिम बहुल देश है, वहां पर भी भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है, भारत की जो सभ्यतागत पहचान है, वो अब तक कायम है। और ऐसे स्थान पर, ऐसे पवित्र स्थान पर जाके प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की इस सभ्यतागत पहचान को और बुलंद किया है। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के हर विदेशी दौरे पर विकास भी, विरासत भी का मूल मंत्र झलकता है। दूसरी तरफ ऐसे समय पर भी जब प्रधानमंत्री ने हर विदेशी दौरे से भारत का सम्मान और बुलंद किया है और बढ़ाया है, कांग्रेस पार्टी अपनी ओछी हरकतों से, अपनी ओछी बातों से ऊपर नहीं उठ पाती। तो कल उनके एक प्रवक्ता ने एक बहुत ही ओछा ट्वीट किया जिसमें कि एक बहुत ही गुड ह्यूमर जिसको कहते हैं, उसमें बात कही जाती है 8 नंबर को लेकर। पूरा वीडियो जो है उन्होंने डिस्टॉर्ट किया, कुछ अलग ही बात कहने की कोशिश की। ये सोच का अंतर आप भी देखिए। इससे पहले जब प्रधानमंत्री अपनी विदेशी यात्रा पर निकल रहे थे तो सवाल उठा रहे थे कांग्रेस पार्टी की एक और सर्वोच्च सम्मान उठाने के लिए जा रहे हैं। अरे ये 35 सर्वोच्च सम्मान जो 35 अलग अलग देशों ने प्रधानमंत्री को दिए हैं, ये केवल प्रधानमंत्री की जो वैश्विक नेतृत्व क्षमता है, जो उनका विजन है, जो ग्लोबल साउथ के प्रति जो एक विजन उन्होंने दिखाया है, ये उसके लिए है। लेकिन ये बात वो लोग नहीं समझ पाएंगे जिनके अपने प्रधानमंत्री नेहरू, जिनके अपने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते खुद को भारत रत्न दिया था। लेकिन यही लोग जब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की बात आई तो 35-36 साल बाद जो है दूसरी सरकार जब आई तब 1991 में मिला था। तो ये एक इस प्रेस विज्ञप्ति, इस सेशन का उद्देश्य बस यही, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो विदेश यात्रा है उसमें कुछ अभूतपूर्व उपलब्धियां रही हैं। एक और बहुत बड़ी उपलब्धि यह है कि ऑस्ट्रेलिया $500 मिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंडोनेशिया जो है भारत में $500 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो जो लोग भारत को डेड इकोनॉमी कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि ऐसा सुनामी आने वाला है कि आपकी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, ये उनके लिए भी एक तरह से उनको भी आईना दिखाने का काम इस यात्रा के दौरान हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये अप्रत्याशित उपलब्धियां जुड़ी हैं इस यात्रा में। और अभी न्यूजीलैंड की यात्रा बाकी है और न्यूजीलैंड के संग भी, जैसा आपको पता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था भारत का, और इसी प्रकार की उपलब्धियां जो हैं आपको न्यूजीलैंड से भी देखने को मिलेगी। धन्यवाद। एक ऑस्ट्रेलियन सुपर नाम की कंपनी ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में, भारत के विकास की यात्रा में $500 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स निवेश करने का निर्णय किया है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर देश से, हर क्षेत्र से भारत में निजी निवेश आ रहा है और केवल इसमें वृद्धि हो रही है। तो जिन लोगों ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था, जिन लोगों ने आज से मात्र 1 महीने पहले कहा था कि एक इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है, भारत की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी, ये मेरे ख्याल से उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब है। और अभी जैसा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की न्यूजीलैंड यात्रा अभी शेष है। न्यूजीलैंड के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ था और वहां पर भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स होने हैं।
तो भारत की इकोनॉमी जीवित ही नहीं, भारत की इकोनॉमी समृद्ध है और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन में निरंतर आगे बढ़ रही है। संजय राउत ने जिस तरह से शरद पवार को लेकर कहा है, शरद पवार मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, उसके बाद से वो जिस तरह से आप इंडिया अलायंस में मतलब शब्दों को लेकर के जिस तरह से हमलावर है एक दूसरे पे, उसको लेकर क्या? देखिए, संजय राउत जी जो है वो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं राजनीति में, वो उनकी बौखलाहट तो दिखाता ही है। साथ ही उद्धव जी की पूरी पार्टी जितनी दयनीय स्थिति में है, उनकी दयनीय स्थिति को भी दर्शाता है। शरद पवार जी 85 वर्ष के हैं, अगर उनके लिए कोई गद्दार जैसे शब्द का प्रयोग कर सकता है तो ये दिखाता है कि कितनी बेचैनी है उद्धव जी के पार्टी के अंदर। लेकिन दूसरी बात, उद्धव जी को ऐसी स्थिति का सामना क्यों करना पड़ रहा है? केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी को, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को त्यागा। तो ये उनकी हरकतों के कारण उनके लोग उन्हें छोड़कर गए हैं। दूसरी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराना, और यहां तो मात्र एक मीटिंग हुई थी, शिष्टाचार भेंट तो होती रहती है पॉलिटिक्स में। यहां शरद पवार जी की एक भेंट हुई एकनाथ शिंदे जी के, उसके बाद केवल उस मीटिंग के कारण उन्हें गद्दार कहना, ये संजय राउत के अंदर जो संस्कार का अभाव है और उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो बेचैनी है उसको दर्शाता है। ठीक है।